अर्थशास्त्र दूसरा पाठ राज्य व राष्ट्र की आय। तो आप जिस राज्य में रहते हैं, जैसे हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, तो बिहार राज्य व राष्ट्र मतलब भारत की आय, यह पूरा चैप्टर इसी पर केंद्रित है। तो आज हम इसका प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में चलते हैं। पहला प्रश्न करेंगे, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सेवा देते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है, कौन है? तो इसमें कृषि है। कौन है? कृषि है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है, क्या होता है? उत्पादन के साधनों की आय, जो आप वस्तु उत्पादन करते हैं उसकी आय। चौथा प्रश्न है, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की एक परिभाषा किसने दी? तो यह प्रोफेसर फिशर ने दी थी। पांचवा प्रश्न है, 1950 से 51 से 2002 और 2003 के बीच भारत की औसत वार्षिक विकास दर कितनी थी? तो आपको पता है कि 4.2% थी। छठा प्रश्न है, वर्ष 2012 और 13 में निम्नलिखित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? तो वह था पंजाब। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वह है पटना, और पटना हमारी क्या है, राजधानी भी है। अब हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न करेंगे। बिहार की आय का प्रधान स्रोत उसका राज्य घरेलू उत्पाद है, मतलब वहाँ का जो घरेलू उत्पाद है, इसके कारण वो क्या है, वह राज्य की स्रोत का आय है। दूसरा प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद किसी एक वर्ष में राज्य में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं की क्या होती है, मौद्रिक मूल्य होती है। क्या होती है? मौद्रिक मूल्य होती है। तीसरा प्रश्न है, आय एक प्रवाह है तथा इसका सृजन उत्पादित क्रियाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो उत्पादित क्रियाओं द्वारा होता है। चौथा प्रश्न है, कुल उत्पादन में घिसावट आदि का खर्च निकाल देने के बाद जो शेष बचता है वह क्या कहलाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। पांचवा प्रश्न है, कुल राष्ट्रीय आय और कुल राष्ट्रीय उत्पादन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समान होते हैं। छठा प्रश्न है, उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ब्रिटेन में किया गया था। सातवां प्रश्न है, योजना काल में भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। आठवां प्रश्न है, सामान्यतः राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। नौवां प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भारत में क्षेत्रीय असमानता बहुत है, क्योंकि यहाँ विविधताओं का देश है और बहुत सारे धर्म के लोग निवास करते हैं, इसलिए यहाँ क्या असमानता है। 10वां प्रश्न है, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि आवश्यक है। अगर कोई देश उन्नति करता है तो अगर राष्ट्र का वहाँ अगर देश में लोग ज़्यादा कमा रहा है तो क्या होगा? राष्ट्रीय आय होगा और वह ज़्यादा मजबूत होगा। अब मिलान करना है, भारत
की प्रति व्यक्ति आय क्या है? 88,783। ठीक है। दूसरा है बिहार के प्रति व्यक्ति आय, तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय है 43,348। झारखंड के प्रति व्यक्ति आय तो कितना है? 28,217। और चौथा है पंजाब के प्रति व्यक्ति आय, तो यह है 1,22,660 रुपया। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय तो यह है 68,757 रुपया। अब हम लोग सही गलत की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो यह सही है। दूसरा प्रश्न है उत्पादन के साधनों की आय का योग राष्ट्रीय आय से अधिक होता है, गलत है। तीसरा प्रश्न है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में देश के उत्पादित केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, सही है। चौथा प्रश्न है कुल राष्ट्रीय उत्पादन व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कोई अंतर नहीं है, गलत है। पांचवा प्रश्न है नवीन आर्थिक नीतियों को अपनाने के फलस्वरूप भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज हुई है, यह बात सही है, क्योंकि हम विकसित क्या हैं देश में आ रहे हैं। और लास्ट प्रश्न है बिहार की प्रति व्यक्ति आय झारखंड की तुलना में अधिक है, तो ये बात गलत है। चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में अति लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है बिहार राज्य के घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र, जिसके हम तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रश्न है बिहार राज्य के वर्तमान विकास दर क्या है? तो अभी जो विकास दर है वह 5% अनुमानन किया गया है। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय किसी देश के अंदर, मतलब किसी भी देश के अंदर एक निश्चित अवधि में, मतलब 1 वर्ष या 1 साल 6 महीने या 3 महीने में उत्पादित वस्तु और सेवाओं, जितना भी वस्तु है और आप सेवा दे रहे हैं, या मौद्रिक मूल्य है जिसमें विदेशों से प्राप्त हुए वाला धन भी शामिल किया जाता है, उसे हम राष्ट्रीय आय के रूप में जानते भी हैं। चौथा प्रश्न है राष्ट्रीय आय का सृजन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रीय आय का सृजन अर्थव्यवस्था में, जो अर्थव्यवस्था है उसमें वस्तु, जितना भी वस्तु है हम बेचते हैं या कीनते हैं, और सेवाओं, जो हम लोग सेवा देते हैं, की उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। माने ये सब के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय आय। पांचवा प्रश्न है राष्ट्रीय आय को साधन लागत पर राष्ट्रीय आय क्यों कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय का उत्पादन के साधन पर वितरण होने के कारण इसमें साधन लगता है, जो कि राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें आपको पैसा खर्च होता है, और वो प्रोडक्ट क्या होता है, अगर लाभ नहीं कमाता है तो आपका तो पूंजी वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। इसी को समझाने की कोशिश की है। छठा प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है, जो कि यह भारत सरकार के अंतर्गत आती है। सातवां प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो किसी देश की कुल आय, मतलब आपके देश में कितना आय हुआ है, और कुल जनसंख्या से, वहाँ की जनसंख्या से भाग दे देने पर जो भागफल राशि प्राप्त होती है वह देश के औसत या प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय भागा जनसंख्या। आठवां प्रश्न है बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम होने का क्या कारण है? उत्तर लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पर सांस्कृतिक विषमता
और कमजोर प्रशासनिक और प्रति व्यक्ति आय का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी भी बिहार में है। 9वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और किस जिले की सबसे कम है? तो बिहार में पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो वो बिहार है, लेकिन यहाँ पर पटना जिला में कहा जा रहा है, तो बिहार में पटना जिला प्रति व्यक्ति आय अधिक है। लेकिन शिवहर जिला की प्रति व्यक्ति आय बहुत न के बराबर है। ठीक है, आगे प्रश्न है 10वां प्रश्न, क्या राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित करती है? उत्तर लिखेंगे, राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करती है। मतलब जिस राष्ट्र में ज़्यादा लोग कमाने वाला होगा वो राष्ट्र क्या होगा? मजबूत होगा। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। क्या करेंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है, राज्य घरेलू उत्पाद से क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, एक लेख वर्ष में, मतलब एक वर्ष में राज्य में उत्पादित सभी वस्तु, जितना भी वस्तु और सेवाएं हैं जो बाजार मूल्य के बराबर हैं, राज्य घरेलू उत्पाद कहे जाते हैं। इसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, पशुपालन, उद्योग आदि के द्वारा कुल उत्पादित, मतलब जितना उत्पाद किया गया, वस्तु और सेवाओं का मूल्य सम्मिलित किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में अंतर? तो उत्तर लिखेंगे, सकल घरेलू राज्य उत्पाद राज्य की सीमाओं के अंदर, मतलब एक राज्य की जो सीमाएं हैं उसके अंदर लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। जितना आपने बेचा एक वर्ष में उसको कह रहा है। इसमें सभी क्षेत्र उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य सम्मिलित होता है, मतलब सबको मिलाकर इसमें शामिल किया जाता है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद में यह व्यय और मदों को घटाने के बाद प्राप्त होता है। इस पर राज्य के प्रति व्यक्ति आय तथा इसका जीवन पर बड़ा निर्भर करता है। तीसरा प्रश्न है, हम स्थिर मूल्यों पर भी राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन क्यों करते हैं? उत्तर लिखेंगे, किसी राज्य की वास्तविक उत्पादन में बढ़ोतरी या कमी हुई है, यह ज्ञान करने के लिए हम स्थित मूल्यों पर राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन करते हैं कि कौन सा सामान किस राज्य में बढ़ा है या घटा है। स्थिति मूल्यों पर तुलना में राज्य की आर्थिक विकास और प्रगति का सही जानकारी मिलता है। अगर कोई राज्य कोई सामान को ज़्यादा प्रोडक्ट करता है तो उससे उसको देश को फायदा भी होता है और वह विकास की दर को छू भी ले सकता है। चौथा प्रश्न है, कुल घरेलू उत्पाद क्या है? तो देखिए, किसी देश के भौगोलिक सीमाओं के अंदर, मतलब एक देश की जो सीमा है उसके अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कुल घरेलू उत्पाद यह साधारण बंद अर्थव्यवस्था से संबंध है। इसमें कुल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद दोनों को एक दूसरे के बराबर होता है, इसीलिए हम इसको कुल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दोनों को मिलाकर निकाला जाता है। और पांचवा प्रश्न है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में अंतर? उत्तर लिखेंगे, किसी भी देश में एक वर्ष के अंतर्गत जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विनिमय होता है उनके बाजार मूल्य की कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य भी शामिल किया जाता है, मतलब जो सेवा दिए, जो मूल्य प्राप्त हुआ, जो मुनाफा हुआ, सबको जोड़ा जाता है। परंतु शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में घिसावट आदि का खर्च निकाल लेने के बाद जो कुल लाभ बचता है वही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है, जिसे हम राष्ट्रीय उत्पादन को बाजार मूल्य के रूप में राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय माप में क्या कठिनाई उत्पन्न होती है?
तो इसमें 3 कारण हैं। पहला है पर्याप्त व विश्वस्त आंकड़ों की कमी, दूसरा है दोहरी गणना की संभावना और तीसरा है मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव। तो हम पहला समझते हैं पर्याप्त व विश्वस्त आंकड़ों की कमी। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय आय की गणना की अच्छी प्रणाली भी अपनाने पर पर्याप्त विश्वस्त आंकड़े की कमी होती है, क्योंकि हमारा देश विकसित नहीं हुआ है। दूसरा है दोहरी गणना का संभावना। तो राष्ट्रीय आय को गणना करते समय कई बार आय को दोबारा दूसरे आय में गिन लिया जाता है। और तीसरा है मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का मुद्रा के द्वारा विनिमय नहीं होता है। मतलब आप देखिएगा हमारे यहाँ कभी कभी उधार भी चल जाता है, तो उन चीज़ों को इसमें क्या गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता है। तो 7वां प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान बताइए, क्या योजना काल में हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है? उत्तर लिखेंगे दादा भाई नौरोजी ने 1868 में भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 1949 में प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त किया, जो कि 51-52 के राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन नियमित रूप से राष्ट्रीय आय से संबंधित तथ्यों का अनुमान लगाती है। योजना काल में भारत का राष्ट्रीय आय की समान वृद्धि 1951 से लेकर 2003 के बीच राष्ट्रीय आय व कुल उत्पादन का 8 गुना से अधिक वृद्धि हो गई है। अब हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न करेंगे, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर पिगू और प्रोफेसर फिंक्सर की राष्ट्रीय आय की परिभाषा में क्या अंतर है? उत्तर लिखेंगे किसी देश के अंदर एक निश्चित अवधि में, मतलब एक निश्चित अवधि में वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय है। दूसरे शब्दों में एक वर्ष में किसी देश में अर्जित आय का कुल मात्रा राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न शास्त्रियों ने अनेक विचार प्रकट किए हैं। इसमें मार्शल, पिगू और फिशर की विचार राष्ट्रीय आय के निर्धारण में महत्वपूर्ण है, परंतु इनके विचार निम्नलिखित हैं जो हमें पता भी है। पिगू के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वास्तविक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित है, जिसे मुद्रा के रूप में मापा जाता है। बात तो सही है, हमारे देश में जो लोग बाहर से पैसा कमा के देते हैं उससे क्या होता है, हमारा देश मजबूत होता है। मार्शल के विचार में पिगू सहमत जताई है और उत्पादित संपत्ति को ही राष्ट्रीय आय का आधार माना है, परंतु पिगू ने केवल उन्हीं वस्तुओं को, सेवाओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जिनका विनिमय था, मतलब किना और बेचा जा सकता है, अर्थात जिनका मापन मुद्रा द्वारा हो सकता है। मार्शल और पिगू ने ठीक विपरीत फिशर ने उत्पादन की अपेक्षा उपभोक्ता को राष्ट्रीय आय का आधार माने उन्होंने कहा कि देखिए उपभोक्ता रहेगा तब ना आप माल जो बनाइएगा बेच सकते हैं। प्रोफेसर फिशर के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का एक भाग है जो उस वर्ष के प्रत्यक्ष रूप में उपभोग किया जाता है। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 दूसरा चैप्टर राज्य व राष्ट्र की आय प्रश्न उत्तर किए हैं, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।